जय फ्रेंड्स, आई मनोज। आई होप यू आर डूइंग वेल। बात करेंगे आज आपके पेपर की, जो कि एनडीए जो है फेज वन का 2026 फर्स्ट फेज का जो पेपर हुआ है उसके रिगार्डिंग आज इसका हम सोल्यूशन करेंगे और देखेंगे किस तरीके का क्वेश्चन आपका पूछा गया। और क्या देखिए, हमारे पास सेट नंबर डी है, तो जिनके पास सेट नंबर डी है वो अपना मिला लें, और बाकी जिनके पास नहीं भी है वो भी अपना क्वेश्चन से कर लेंगे क्वेश्चन को। तो सबसे पहले हम लोग इस क्वेश्चन पेपर की अगर बात करें तो केवल आज हम जीएटी देखेंगे, और जीएटी के अंतर्गत हम लोग देखने वाले हैं बेसिकली आज हम लोग देखेंगे जिन जिन टॉपिक्स को। वो होगा जियोग्राफी, वो होगा आपका पॉलिटी, ठीक है, जियोग्राफी पॉलिटी। हिस्ट्री हम लोग देख लेंगे, इकोनॉमी देख लेंगे, और हम लोग जियोग्राफी पॉलिटी हिस्ट्री इकोनॉमी और करंट अफेयर, ये सारे क्वेश्चन देखने वाले हैं, ठीक है। तो देखिएगा, इसका पूरा सॉल्यूशन हम आपको देते हैं और इनको आप मैच करिएगा। सबसे पहले अगर हम बात करें, देखिए ये तो आपके इंग्लिश के क्वेश्चंस हैं, अभी इंग्लिश का भी हम सॉल्यूशन देंगे, बट पहले हम लोग जीएटी के पोर्शन को करेंगे। साइंस का पोर्शन भी हम लोग करेंगे, बट साइंस का सबसे लास्ट में करेंगे, ठीक है। तो हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं और क्वेश्चंस को देखना चालू करते हैं। देखिए यहाँ पे अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो कौन सा है, उसको हम लोग देखते हैं। देखिए इस बार साइंस जो है कैलकुलेटिव थी, थोड़ा क्वेश्चन निकालने में टाइम लग रहा था, तो इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि क्वेश्चन पेपर बहुत सिंपल है। क्वेश्चन पेपर मॉडरेट है और ठीक ठाक लेवल है भाई, ठीक है। जब आयोग अपना आंसर की देगा तब पता चलता है कि हाँ हमने कितने क्वेश्चन सही किए कितने गलत किए। अभी तो लग रहा होगा सभी सही किए हमने, है ना। तो बहुत परेशान नहीं होना है और बहुत ज्यादा फूल के कुप्पा नहीं होना है कि हमने बहुत सारे क्वेश्चन सही कर दिए। अभी अभी देखिएगा, मैच कराइएगा। तो क्वेश्चन नंबर 101 की बात करें तो पहला क्वेश्चन हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 101, सभी लोग अपना निकाल लें और यहाँ से क्वेश्चन करना चालू करें। क्वेश्चन नंबर 101 में देखिए क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन यहाँ पे सभी ने देखना है सोल्यूशन को। क्वेश्चन नंबर 101 कह रहा है कि with reference to the defense cooperation between the India and Russia, which one of the following statement is are correct, है ना। तो यार देखो, आपको पता है, हाँ सभी को पता होता है कि भाई जो इंडिया है और जो रशिया है उन्होंने ब्रह्मोस का निर्माण किया है। जो ब्रह्मोस है बेसिकली ये ब्रह्मपुत्रा रिवर को रिप्रेजेंट करता है, और जो मॉस है ये मॉस्कोवा रिवर को रिप्रेजेंट करता है। तो हमारे यहाँ की ब्रह्मपुत्रा और रशिया मॉस्को के किनारे है, तो वो मॉस्कोवा, इन दोनों के नाम पे ब्रह्मोस का नाम पड़ा है। और आप जानते हैं कि जो डीआरडीओ है इंडिया का, दैट इज द डीआरडीओ, एंड वहाँ की एक कंपनी है जिसका नाम है एनपीओएम, है ना, या एनपीओ। इन दोनों ने मिल करके डेवलप किया है, एक मिसाइल को डेवलप किया है, दैट इज क्रूज मिसाइल एंड ब्रह्मोस मिसाइल। ये बात एकदम सही है, ठीक है। दूसरा ऑप्शन ये कह रहे हैं कि द प्रोडक्शन साइट ऑफ द इंडो रशिया राइफल्स प्राइवेट लिमिटेड, है ना, IRRPL जॉइंट वेंचर ऑफ द कोरवा, है ना, मध्य प्रदेश, अंडर द आत्मनिर्भर भारत। ये बात गलत है, क्यों? क्योंकि आपको पता होना चाहिए जो कोरवा है, अगर ऐसे भी आप लगाते क्वेश्चन तब भी कर ले जाते। कोरवा जो है ये एमपी में नहीं पड़ता है, और ये पड़ता है आपका, लिख लीजिएगा, कोरवा पड़ता है यूपी में। और यूपी में भी जो जगह है वो बेसिकली अमेठी है। और आपको पता होना चाहिए सन 2000, नोट करिएगा, सन 2000, अभी पिछले साल की बात है 2025 की, इंडिया ने डेवलप किया है एक राइफल, दैट इज AK-203 राइफल। ये राइफल डेवलप करी गई है इंडिया और रसिया की सहयोग से। और ये बना कहाँ है, ये बनी है आपकी कोरबा में। कोरबा पड़ता है अमेठी सुल्तानपुर के पास। तो ये यूपी में है, ना कि आपका एमपी में, ये बात याद रखिएगा। और दूसरी बात जो सबसे इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए कि जो यूपी है आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा है, और अमेठी जो HAL एविएशन है, जो HAL की, जो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का जो एविएशन सेक्टर है, वहां पे डिवीजन जो है आपका बनाया गया है। तो इसका राइट आंसर ओनली ए हो जाएगा, यानी ओनली वन इज राइट आंसर। बट बी वाला रॉन्ग है, क्योंकि ये एमपी दे दिया जबकि ये अमेठी में पड़ेगा। और ये डिफेंस कॉरिडोर को जो डेवलप किया जा रहा है,
तो यहाँ पे काफी बड़ा रोल है आपका रशिया का। तो ये बात एकदम समझ में आ गई होगी। आई होप ये पूरा क्वेश्चन सही हो गया होगा। 101 में राइट आंसर ए होगा, दूसरा ऑप्शन गलत होगा। अब अपन आगे बढ़ेंगे और चीजों को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 102 सभी लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 102 काफी इंपॉर्टेंट है और काफी सिंपल भी है। अगर बात करें हम लोग, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिपार्टमेंट इज नॉट द अंडर ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, निम्नलिखित में से कौन सा जो आपका डिपार्टमेंट है वो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत नहीं आता है। नॉट, आप याद रखिएगा, नॉट पूछ रहा है। यार देखो सब लोग एक बात याद रखना हमेशा, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये। इसको अगर आप डील करते तो आराम से आप इसको करके ले जाते, क्योंकि यार आप जानते हो डिपार्टमेंट ऑफ जो स्टेट्स है ये आते हैं अंडर द होम मिनिस्ट्री, और डिपार्टमेंट ऑफ द ऑफिशियल लैंग्वेजेस जितनी भी होती हैं, जो आपकी 22 भाषाएं हैं ऑफिशियल लैंग्वेज में से आप देखते हैं, तो उनमें जो इनको भी जो है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत डील किया जाता है। द डिपार्टमेंट ऑफ द बॉर्डर मैनेजमेंट ये भी डील किया जाता है। जैसे आप बात करते हो जब इंडिया के जो बॉर्डर हैं उनके मैनेजमेंट को कौन देखता है, तो आप जानते हो इंडिया के बॉर्डर मैनेजमेंट करने के लिए एक संस्था बनाई गई, दैट वाज 1960 बेस्ड संस्था है, 1960 में बनी थी, दैट इज कॉल्ड बीआरओ। बीआरओ बोले तो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। और साथ में अगर हम देखें तो अन्य एक संस्था है, दैट इज जितने भी आपके बीएसएफ है, मान लो बीएसएफ है, सीआरपीएफ है ना, तो ये सब क्या है तुम्हारे, ये सब पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं। ये लोग भी क्या करते हैं, बॉर्डर को सिक्योर करते हैं। ये इनका काम होता है, मेन काम क्या होता है, बॉर्डर को सिक्योर करना। तो कहीं ना कहीं, और ये जो सीआरपीएफ बीएसएफ वगैरह है ये सब होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत आते हैं, तो ये तो एकदम सही हो जाएगा। ये तीनों सही हैं, बट ये ऑप्शन आपका गलत है। क्यों? क्योंकि डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर ये जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत आता है। तो ये आता है आपका, इट्स फॉल्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। तो नोट कर लीजिएगा, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी, क्योंकि नॉट पूछ रखा है, तो यहाँ आपने इसको डील कर लिया। अब अपन आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, ये भी बढ़िया क्वेश्चन है। और कुछ लोग कहते हैं इकोनॉमी से ये क्वेश्चन था। इकोनॉमी से कह लो या करंट से कह लो, दोनों चीजें आपको एकदम सही लगेंगी, क्योंकि करंट का क्वेश्चन है और इकोनॉमी भी कहीं ना कहीं योजनाएं इकोनॉमी में ही आ जाती हैं, तो कोई बहुत बड़ी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आई होप ये सारे पॉइंट्स एंड फिगर्स आपको समझ में आ रहे होंगे। देखिए ये जो आंसर की है ये कोई बड़ी पलटन ने नहीं बनाई है, बहुत बड़ी कोई टीम ने नहीं बनाई, हमने खुद से मेंटेन किया है। और केवल आंसर आंसर दे देना ये बहुत कॉमन होता है, आंसर के साथ चीजों को एक्सप्लेन करना ये बड़ी बात होती है। और जल्दबाजी में हम आंसर लगा देते हैं, इसका बी होगा इसका सी होगा, ये सब नहीं करना चाहिए। जल्दबाजी में आंसर करेंगे तो चीजें आपको गड़बड़ लगेंगी और गड़बड़ आएंगी। तो बहुत आसान से आपको करना है। आप जानते हो कि गवर्नमेंट ने 2016 में एक इनिशिएटिव लिया था, 2016 में इनिशिएटिव लिया और उसने बनाए अटल इनोवेशन मिशन। उसने एआईएम को लॉन्च किया था 2016 में, और ये बजट 2015 में था। चूंकि इसमें क्या था, गवर्नमेंट कह रही थी कि हम क्या करेंगे, जो हमारा जैसे जो गवर्नमेंट एआईएम को लॉन्च करता है, और गवर्नमेंट के ये फ्लैगशिप प्रोग्राम है, ये फ्लैगशिप प्रोग्राम है किसका, नीति आयोग का, है ना। नेशनल जो आपका ये इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, जो आपका ये नीति आयोग है, जो कि प्लानिंग कमीशन की जगह पर आया है 2015 में, 1 को। कब बनाया गया इसको, 1 2015 में ही ये बना था। और 16 में इसके अंतर्गत फ्लैगशिप प्रोग्राम आया जिसको अटल इनोवेशन मिशन कहते हैं। अटल इनोवेशन मिशन के अंतर्गत ढेर सारी जो है इनोवेशन की बात करी गई। और ये इनोवेशन कैसा इनोवेशन, यानी कॉलेजेस के स्तर पर, स्कूल के स्तर पर हम लोग क्या बनाएंगे, अटल टिंकरिंग लैब बनाएंगे। और ये एक प्रकार का थिंक टैंक होगा। दैट्स वाई हम लोग डेवलप कर सकें बच्चों का स्टेम। स्टेम का मतलब यहाँ पे तना नहीं है, स्टेम स्टैंड्स फॉर, एस स्टैंड्स फॉर साइंस, साइंस का डेवलपमेंट करना है बच्चों में। टी मतलब जो है आपका जो उनका बेसिकली टेक्नोलॉजी है उसके क्षेत्र में बच्चों को डेवलप करना है। और ई स्टैंड्स फॉर यहाँ पे इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स के फील्ड में, तो स्टेम को डेवलप करना है। और बच्चों के ओवरऑल डेवलपमेंट यानी होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात करी गई थी। बिकॉज द अटल इनोवेशन मिशन
AIM is the flagship initiative of the government to promote the culture and innovation sector R&D पे काम करने की बात करी गई थी। तो ये that is the right answer नीति आयोग। तो पॉइंट इज क्लियर, 103 का राइट आंसर हो जाएगा बी यानी नीति आयोग। आई होप ये सारे पॉइंट्स एंड फिगर्स आपको समझ में आए होंगे। अब क्वेश्चन नंबर 104 को देखते हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चन है भाई, ये क्वेश्चन हमारे करंट अफेयर का है, याद रखिएगा ये हमने करंट अफेयर में कराया है। क्योंकि लखनऊ को आपने देखा था कि जो लखनऊ है ना, लखनऊ को एक टाइटल मिला था जो बेसिकली सिटी ऑफ द गैस्ट्रोनॉमी 2025 का था। यूनेस्को एक पेरिस बेस्ड संस्था है, पेरिस लंदन, पेरिस बनी है आपका फ्रांस बेस्ड एक संस्था है। और ये क्या करती है, एक टाइटल देती है दैट इज जो कि बहुत अच्छा काम करता है इन द फील्ड ऑफ, मान लो जैसे वाइब्रेंट फूड कल्चर वगैरह को प्रिजर्व करता है। तो ये 2019 में सबसे पहला जो मिला था वो मिला था हैदराबाद को। तो 2019 में हैदराबाद सिटी को मिला था, याद रखिएगा। हैदराबाद सिटी गॉट इट दिस प्राइज इन 2019, यानी गैस्ट्रोनॉमी में शामिल कर लिया था यूनेस्को ने हैदराबाद को। सेकंड जो हमारा शामिल हुआ है 2025 में दैट इज लखनऊ। और लखनऊ जाना जाता है अपने जो है वाइब्रेंट फूड कल्चर के लिए, सिटी रिच हेरिटेज कल्चर के लिए। और आप ये भी जानते हैं ये कुजिनरी जो आपका प्रोग्राम है यहाँ पे काफी देखने को मिलता है। तो जो कल्मिनरी या आपका जो क्लिमिनरी जो आपकी हेरिटेज है उसको प्रोटेक्ट करता है, इसलिए लखनऊ को आपका मिला है आपका ये गैस्ट्रोनॉमी का अवार्ड। तो आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ गए होंगे। करंट अफेयर है, काफी कॉमन करंट अफेयर है, ये आप सभी लोग बना लेंगे। पीएम मित्रा, यार ये अगर आप थोड़ा सा अवेयर थे तो आप देखेंगे सन 2022 का जब बजट आया, याद रखना सन 2022 का बजट आया, और सन 2022 के बजट में निर्मला सीतारमन मैम ने एक चीजें लॉन्च करी थी जो कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री को डेवलपमेंट करने की बात कर रही थी। और उसमें इन्होंने पीएम मित्रा को लॉन्च किया था। पीएम मित्रा 2022 में लॉन्च किया गया एक प्रोग्राम है। बेसिकली 2021-22 का बजट था, 2021 और 22 का बजट था, याद रखिएगा 2021-22 का बजट था। और इसमें जो है ये लॉन्च किया था इन्होंने। और इसके अंतर्गत उन्होंने, इसका फुल फॉर्म अगर आपको याद था पीएम मित्रा का तब भी आप कर ले जाते हैं। इसका था प्राइम मिनिस्टर, लिख लीजिएगा प्राइम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर लिख लीजिएगा, प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री मेगा टेक्सटाइल, लिख लीजिएगा मेगा इंटीग्रेटेड, मेगा इंटीग्रेटेड, ठीक है। और टेक्सटाइल मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन, ठीक, अपीयर या अप्रैल पार्क्स स्कीम, अप्रैल पार्क्स स्कीम, ये फुल फॉर्म था इसका। तो देखिए इसमें टेक्सटाइल आ रहा है और टेक्सटाइल इंडस्ट्री को डेवलप करने के लिए ये जो है आपका पीएम मित्रा लॉन्च किया गया था। शुरुआत में 7 जगह पर इसको लॉन्च किया गया था और काफी इंपॉर्टेंट ये करंट अफेयर था जब मैंने बताया था। तो टू द बेस्ट टेक्सटाइल इंडस्ट्री को डेवलप करने के लिए ये चीज लाई गई थी। तो आई होप ये पॉइंट्स आपको सारे समझ में आ गए होंगे। अब अपन आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन को यहाँ पे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है दैट इज 106। तो 106 में देखिए यहाँ पे लिखा है विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग इज द कंट्री आसियान बिकम द 11th मेंबर ऑफ आसियान। यार याद रखना 2022 में, लिख लो 2022 में ऑब्जर्वर का दर्जा मिला था, ऑब्जर्वर का दर्जा मिला था, ऑब्जर्वर यानी सर्वेक्षक का दर्जा मिला था किसको, पूर्वी तिमोर लिस्ते को 2022 में। और 2025 में इसको फाइनली क्या मिल गया, मेंबरशिप का दर्जा मिल गया। आप जानते हैं आसियान एक ऐसी संस्था है जो कि 10 देशों का मेंबर था। इसमें 10 मेंबर पहले हुआ करते थे, 10 मेंबर्स थे, और आज की डेट में इसमें क्या हो चुके हैं 10+1 और जो 1 जुड़ा है वो कौन सा है, याद रखिएगा 10+1 जो जुड़ा है वो है आपका ईस्ट, या आप कह सकते हैं तिमोर लिस्ते। तिमोर लिस्ते की कैपिटल है दिल्ली, नोट कर लीजिएगा इसकी कैपिटल क्या है, दिल्ली। ये एक बार एग्जाम में मैच कराने के लिए आई है और ये साउथ ईस्ट एशिया का कंट्री है, ये बात याद रखिएगा। और आसियान की एक बैठक हुई थी, नोट कर लो आसियान की बैठक हुई, आसियान की कॉन्फ्रेंस हुई, दैट इज कॉन्फ्रेंस, एंड दिस कॉन्फ्रेंस इज हेल्ड इन कुआलालंपुर, द कैपिटल ऑफ आसियान कुआलालंपुर मलेशिया की कैपिटल है। और यहीं पर आपका 47th जो है
सबमिट हुई थी, आसियान की सबमिट, और उसमें दर्जा दिया गया था किसको, पूर्वी तिमोर लिस्ते को। ये हमने अपने करंट अफेयर एक शॉर्ट्स में मैंने बताया था, ये चीज शॉर्ट्स में बताई थी ये चीज मैंने व्हाइट बोर्ड पे। अगर आप लिस्ट देखा होता तो आप इस क्वेश्चन को करके ले जाते। अपन आगे बढ़ेंगे, अपन आगे बढ़ेंगे और चीजों को डिस्कस करेंगे, ठीक है, ठीक है, और चीजों को डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग करते हैं नेक्स्ट 107 नंबर क्वेश्चन 107। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही आसान है, अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाते तो इसको करके ले जाते। क्वेश्चन पूछ रहा था कि हु फॉलोइंग विनर ऑफ द 2024-2025 रणजी ट्रॉफी। रणजी ट्रॉफी यार हुई थी, ये हुई कहाँ थी, नागपुर में। और इसमें जो विनर था, ओन ओन किसने किया था, विदर्भ ने। हराया किसको था, हराया था केरला को। तो रनर अप कौन रहा है, केरला रहा है, और जीता कौन है, विदर्भ। राइट आंसर ए हो जाएगा। ये पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। देखिए ये क्वेश्चन यार कॉमन सेंस पे था, अगर आपने थोड़ा अर्बनाइजेशन का डेटा देखा हो 2025 का तो आप इस क्वेश्चन को करके ले जाते। जकार्ता की सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है जो सिटी है, ढाका में भी काफी पॉपुलेशन है, फिर उसके बाद टोक्यो, फिर उसके बाद न्यू दिल्ली आता है, फिर मनीला। तो ये राइट सीक्वेंस होगा बी, ठीक, बी इज द राइट सीक्वेंस। और ये एक सिटीज जो अर्बनाइजेशन की जो डेफिनेशन है 2025 में, उसमें पॉपुलेशन का जो है कैटेगराइजेशन किया गया था, और ये कैटेगराइजेशन में ये आपका पॉइंट्स यहाँ पर निकल करके आए थे। तो आई होप ये सारे पॉइंट्स आपको समझ में आ गए होंगे। अब अपन आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट देखेंगे अगला। अगला हमारा जो 109 है उसको यहाँ पर देखने को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो 109 की अगर बात करें तो देख रहे हैं कंसीडर द फॉलोइंग कंट्रीज। अगर आप देखें तो यहाँ पे एक हैती लिखा हुआ है, फिलीपींस लिखा हुआ है, निकारागुआ लिखा हुआ है, और आपका इंडिया लिखा हुआ है। यार एक ना एक रिपोर्ट है जो निकालती है ग्लोबल, नोट कर लीजिएगा, ग्लोबल, देख लो ग्लोबल, एक मिनट, एक रिपोर्ट है जो निकालता कौन है, क्लास याद रखना। एक रिपोर्ट है जिसको निकालने का, जो निकालती है वो निकालती है ग्लोबल, ग्लोबल जर्मन वॉच, जर्मन वॉच। ये एक जर्मनी बेस्ड संस्था है जो इस रिपोर्ट को क्या करती है, निकालती है, ठीक है, जर्मन बेस्ड संस्था है जो कि ये निकालती है इसको, ठीक है। और इसका नाम है ग्लोबल वॉच, और इसके थ्रू 2026 की एक ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स निकाला गया जर्मन वॉच के द्वारा, और इसमें अध्ययन किया गया सन 2024 तक का, यानी 1995 से 2024 तक था। और उसमें ये बताया गया जो हैती है, फिलीपींस है, निकारागुआ है, और जो इंडिया है, यही सीक्वेंस भी है, यानी ये चारों एक सीक्वेंस से है। पहला हैती जो कि कैरेबियन आइलैंड का कंट्री है, फिलीपींस जो कि आपका इधर आप देखेंगे साउथ ईस्ट एशिया के ऊपर, इंडोनेशिया के ऊपर इधर साइड में, फिलीपींस सी के पास पड़ता है, मनीला कैपिटल है। निकारागुआ जिसको आप जानते हैं ये यूएसए का एक देश है, बेसिकली नॉर्थ अमेरिका का एक देश है निकारागुआ, कोस्टा रिका, पनामा जो आप पढ़ते हो वो, और इंडिया। ये सब प्रोन एरिया रहे हैं, एक्सट्रीम यहाँ पर क्या हुआ है, इवेंट्स आई हैं, हैजार्डस आए हैं काफी लो। अब अगर हम देखें इस कंट्रीज में तो ये आपका राइट आंसर डी हो जाएगा। चलो यहाँ पे सबसे ज्यादा डिजास्टर वगैरह देखने को मिला, ये क्वेश्चन मेरे नोट्स से था भाई। हमने आपको जब पढ़ाया था तो बताया था कि बेटा जो ऑपरेशन कावेरी है ना, ये चलाया गया था सूडान में, इंडिया, सूडान में क्या हुआ था, इथनिक जो है क्या हुए थे, इथनिक डाइवर्सिटी काफी है, तो यहाँ पे बवाल हुए, कुछ दो ग्रुप्स में फाइट हुई, तो लोग वहां पर सब फंस गए क्योंकि हिंसा होने लगी। तो जो हिंसा थी बेसिकली, हिंसा बोले तो आपका जो लोग आपस में फाइट कर रहे थे, रॉयट्स, दंगे फैल गए, तो इंडियन जो वहां पे सूडान में फंसे थे उनको वापस लाने के लिए ऑपरेशन कावेरी चलाया गया था इंडियन। अब देखो एक को मिला लो, ए का फोर के साथ जाओ, ए का फोर किसके साथ है, देखो जरा, ए का फोर किसके साथ है बेटा, इसको देखो, ए का फोर दो में है, तो यानी आप बाकी को तो एलिमिनेट कर दो, ना तो ये होगा ना तो ये होगा, बचा क्या तुम्हारा, सी और डी। अब सी में और डी में करना है तुमको, एक और मिला लो। ऑपरेशन जो आप जानते हो, अच्छा ये जो सूडान वाला था ये 2023 में चला, याद रखिएगा 2023 में, 2023 में ये चला है, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। अब देखो ये जो ऊपर आप जब बढ़ोगे, थोड़ा सा समझना इस चीज को, थोड़ा सा देखो यहाँ पे,
ऑपरेशन कावेरी तो हो गया, अब ऑपरेशन अजय जो चलाया गया था गवर्नमेंट के द्वारा, ऑपरेशन अजय 2023 में चलाया गया था, और ये इजराइल और हमास में जब वॉर हुआ, इजराइल में और हमास में, तो इसमें जो इंडियंस फंस गए थे कहाँ पे, इजराइल में, उनको वापस लाने के लिए हमने ऑपरेशन अजय चलाया। तो आप देख लो यहाँ पे सी का 1 के साथ जाओ, सी का 1 इसी में है, तो ये आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी इज द राइट आंसर। यानी 2 मिला लो, बाकी मिलाने की जरूरत भी नहीं थी, यहीं से आप डील कर लेते। हालांकि हमने सारे आपको कराए हैं, ऑपरेशन गंगा भी हमने कराया था अभी रिसेंट में यूक्रेन में फंसे हुए लोगों को निकालने के लिए, और हैती में आ गया था भूकंप, तो ऑपरेशन इंद्रावती वहां पे चलाया गया था उनको वापस निकालने के लिए। तो राइट आंसर सी हो गया। आई होप आपको सारे पॉइंट समझ में आ गए होंगे। अब यार देखो ना, अब यहाँ से आपकी चालू हो जाती है तुम्हारी, इसको हम लोग कहते हैं ज्योग्राफी, और काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं यहाँ पे ज्योग्राफी के, देख लेना जरा सा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द स्ट्रेटजी इन दी रेनफेड, जो एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम है, स्कीम है यार, एक प्रोग्राम है दैट इज कॉल्ड रेनफेड एरिया, जो आपकी ये जो स्कीम है वो है रेनफेड, रेनफेड एरिया डेवलपमेंट है ना, स्कीम है जो कि इंडिया के द्वारा लॉन्च करी जाती है। इसमें एक तो बात है कि इसके अंतर्गत क्या है, ये बात पूछी जा रही है। तो डाइवर्सिफाइड फार्मिंग की बात करी गई है, हेल्थ सॉइल मैनेजमेंट की बात करी गई है, अडेप्टेशन ऑफ द क्लस्टर बेस्ड अप्रोचेज ये भी बात करी गई है, यानी ये तीनों सही हैं। बट ये नहीं कहा गया है कि ऑप्टिमाइजिंग द कैनाल इरिगेशन। यार देखो, बारिश का पानी रोक करके और नहरों के द्वारा सिंचाई करके ये बात तो करी गई है, लेकिन ऑप्टिमाइज करने की बात नहीं करी गई कहीं पे। तो ये बात याद रखिएगा, इस प्रोग्राम में ऑप्टिमाइजेशन ऑफ कैनाल इरिगेशन की बात नहीं करी गई है। इस तरीके से इसको गलत कर दीजिएगा, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा डी, डी फॉर डॉग। आई होप आपको पॉइंट समझ में आ रहे हैं, और हम आगे बढ़ेंगे अब। और अब हम क्वेश्चन नंबर 112 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 112 में देखो क्या पूछ रहा है, कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द कामाजार पोर्ट। और अगर आप हमारे नोट्स पलटिएगा, और जब मैंने आपको बताया था कि भारत में जो बड़े बड़े जो आपके पोर्ट्स हैं, दैट इज ओनली, आप जानते हैं कितने पोर्ट्स हैं, 13 पोर्ट हैं मेन जो बड़े बड़े हैं। कुछ उनमें से आपको मिलेंगे ईस्टर्न घाट पे, और कुछ मिलेंगे वेस्टर्न घाट, तो वेस्टर्न घाट पे, ईस्टर्न घाट पे। तो ये जो पोर्ट है इनको तय करने के लिए मैंने बताया था, जो एन्नौर पोर्ट है ना, एन्नौर पोर्ट, इसी को सबसे पहले क्या कहते थे, आज की डेट में क्या कहते हैं, कामाजार पोर्ट कहते हैं। ये बात एकदम सही है यहाँ पर। इट इज एग्जाम्पल ऑफ अच्छा याद रखने का, ये जो कामाजार पोर्ट है ना, भारत का पहला कारपोरेट सेक्टर का पहला पोर्ट बना है, ये बात भी एकदम सही है। दोनों चीजें हमने लिखाई थी, कारपोरेट सेक्टर का पहला जो आपका पोर्ट है ये है, और यार ये जो लिखा है नेचुरल पोर्ट नहीं है बेटा, ये जो है आर्टिफिशियल पोर्ट है, एक ऐसा पोर्ट है आर्टिफिशियल है, बनाया गया है, ये आर्टिफिशियल है, ना कि आपका जो है आपका जो आप कह रहे हो नेचुरल, तो नेचुरल नहीं है, ये आर्टिफिशियल है, ये बात याद रखिएगा। तो इसका देखो जहां जहां 3 है वो काट दो, तो वो 3 वाले ऑप्शन सब कट जाएंगे, तो बचा क्या तुम्हारा, ओनली 1 बचा। अगर आपको एक चीज भी पती थी ना, तब भी आप इस क्वेश्चन को करके ले जाते। तो इस तरीके से क्वेश्चन हम लोग करते हैं, यही आपका मेथड होना चाहिए करने का। 113 नंबर क्वेश्चन देख लो। 113 नंबर में कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, अर्थक्वेक वेव्स आर बेसिकली ऑफ 2 टाइप्स मेनली। देखो यार, एक होती है बॉडी वेव, एक होती है जो है सरफेस वेव। जो सरफेस पे चलती हैं उनको सरफेस वेव कहते हैं, और जो बॉडी वेव होती है ना भाई, बॉडी वेव एक होती है बॉडी वेव, इस तरीके से बॉडी वेव भी होती है, बीडी बॉडी वेव। तो अब आप देख रहे हैं 2 प्रकार के हैं, ये एकदम बिल्कुल सही बात है 100%। फिर कह रहा है कि द बॉडी वेव्स इंटरैक्ट विद द सरफेस रॉक्स एंड जनरेट सरफेस वेव्स। ये बात भी एकदम सही है। ये क्या करती हैं बॉडी वेव्स, ये इंटरैक्ट करती हैं विद द सरफेस वेव, और एक वेव से दूसरे वेव को एनर्जी मिलती है, इस तरीके से ये सरफेस पे जनरेट करती हैं। ये बात एकदम सही है, बोथ आर द राइट आंसर, 1 and 2 बोथ आर द राइट आंसर्स। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी, 113 का सी इज द राइट आंसर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 114। तो क्लास 114 को हम लोग यहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे। 114 में क्या दिया रखा है देखो जरा सा, कह रहा है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग। अब देखो यार, ये ना पेपर 1 लाइनर नहीं रहे हैं, अब पेपर अपना अपनी मान मर्यादा यूपीएससी रख रहा है, और यूपीएससी बना रहा है आपका एनसीईआरटी से क्वेश्चन। मैं फिर कहता हूँ, कोचिंग के चक्कर में पढ़ोगे पैसे बर्बाद होंगे बेटा। फिर से अभी भी समय है, अगर जीएटी में नंबर उठाने हैं तो जीएटी में काम करना पड़ेगा, और वो काम है आपका एनसीईआरटी।
भाई एनसीईआरटी को कवर कर लो, आपके क्वेश्चन बन जाएंगे उतने जितने आपको जरूरत है, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। तो ये बात एकदम आपको याद रखनी है, कुछ भी टेंशन नहीं लेनी है, ठीक। अपने बेसिक्स क्लियर कर लो, एग्जाम तुम्हारा है। अगर तुम यार कुछ ना किए होते इंटर की, खाली तुम ज्योग्राफी 11th और 12th की पढ़ लिए होते और हिस्ट्री को पढ़ लिए होते, आपके आराम से इतने क्वेश्चन गेन हो जाते कि आप क्वेश्चन आराम से बना सकते थे। देखो यहाँ पे लिखा है द कॉन्टिनेंटल क्रस्ट इज द थिनर अंडर द फोल्ड माउंटेन, यार ये बात गलत है। थिनर की बात जो करते ना, ये थिनर नहीं होता, ये थिकर होता है, ये थिक होता है ना कि थिनर। क्या देखिएगा, ये क्या होता है, थिक होता है, टी लिख लीजिएगा, ये कैसा होता है, थिक होता है ना। तो ये थिक होता है ना कि थिनर, ये बात याद रखिएगा। और दूसरी बात अगर हम बात करें, थिकर होता है माउंटेन जो अंडर फोल्ड माउंटेन होते हैं। और ये जो 30 किलोमीटर लिखा है ना, ये 30 किलोमीटर नहीं होता है, 5 to 10 किलोमीटर तक होता है, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। फिर कह रहा है अर्थ क्रस्ट इज द ब्रिटल इन नेचर, तो अर्थ क्रस्ट ब्रिटल इन नेचर, ये बात एकदम सही है। तो राइट आंसर हो जाएगा ओनली 2 इज द राइट आंसर यार, ओनली 3 इज द राइट आंसर, ठीक। ब्रिटल होता है ना कि, ये बात एकदम सही है। तो अब हम आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 115 को देखेंगे। बहुत सिंपल क्वेश्चन था यार। कह रहा था कंपोजिट वॉल्केनो, ये बहुत सारे बहुत हाइट में होते हैं, ये वॉल्केनो बहुत हाइट पर होते हैं। दे रिजल्ट द एक्सप्लोसिव इरप्शन, ये इनका एक रिजल्ट जो होता है वो एक्सप्लोसिव जो है आपका इरप्शंस होता है, ये कह रहा है। और दूसरा ऑप्शन कह रहा है दे इजेक्ट जो है आपके प्रो प्लास्टिक मटेरियल्स, ये बात भी एकदम सही है। ये लोग क्या करते हैं, प्रो प्लास्टिक जो भी आपके राख और जो है आपके ढेर सारे पाइल्स डेवलप करते हैं ये लोग, ये बात एकदम सही है। और फिर प्रो प्लास्टिक जो मटेरियल्स होते हैं ना, वो एसेज एक्युमुलेट करते हैं, ऐसे ऐसे एसेज को, जैसे मान लो जो ऐसे एक एस बनी, दूसरी एस बनी, तीसरी एस बनी, इस तरीके से काफी एक्युमुलेशन कर लेते हैं और इस तरीके की एक जो है संरचना डेवलप होती है, ये बात याद रखिएगा। एंड इसमें आपको तीनों सही मिलेंगे, तीनों ऑप्शन सही मिलेंगे। अब आ जाइएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है 116। तो इसमें कह रहा है कि लूज sediments are transferred into the sedimentary rocks by the process of, तो ये लिथिफिकेशन होता है, आप जानते हो बड़े बड़े पत्थर है इस तरीके से, बिग एनॉर्मस स्टोन्स आर देयर, और ये टूटते हैं, इनमें क्षरण होता है ऐसे, है ना, क्षरण होता है, और ये फिर छोटे छोटे कणों में ऐसे बदल जाते हैं। और यही छोटे छोटे कण जो होते हैं ना, ये पार्टिकल्स मिल करके सेडिमेंट्स बनाते हैं, उन्हीं को सेडिमेंट्री रॉक्स कहते हैं। तो याद रखिएगा, ये जो लिथिफिकेशन का प्रोसेस होता है उसके थ्रू होता है। राइट आंसर इसका हो जाएगा ए। अरे यार, हमारा रॉक्स वाला चैप्टर पढ़ा होता ना, तो इन क्वेश्चनों को तुम निकाल के ले जाते भाई, सीधी सी बात है। रॉक्स के क्वेश्चन से द प्रोसेस बाय विच लूज या लॉस सेडिमेंट्री एंड द सीमेंटेड टुगेदर एंड मेक सॉलिड सेडिमेंट्री रॉक्स, ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। अब आगे बढ़ेंगे हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 117 को। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द टेम्परेचर इन्वर्जन, या टेम्परेचर इन्वर्जन पे क्वेश्चन था, काफी बढ़िया क्वेश्चन है। इसमें मुझे लगता है काफी अच्छे अच्छे बच्चे फंस गए होंगे, क्योंकि बढ़िया क्वेश्चन था ये। और इसमें आपको लगाना था, जो आंसर होगा इसका 1/3 ओनली। देखो 1/3 ओनली इज द राइट आंसर हियर। क्यों? क्योंकि कह रहा है कि दिस हैपेंस व्हेन थर्मल, ये जो आपका फिनोमिना है टेम्परेचर इन्वर्जन का, कह रहा है दिस हैपेंस व्हेन नॉर्मल लैप्स रेट्स गेट्स इन्वर्टेड। तो ये बात एकदम जो है यहाँ पे क्या है, सही है। इतना हाइट पे अपन जाओगे तो टेम्परेचर क्या होगा, डिक्रीज करेगा, और एक इन्वर्जन पॉइंट पे आकर के चीजें क्या कर जाएंगी, सबमर्ज कर जाएंगी, ये बात एकदम आपको पता है। तो पहला तो ऑप्शन आपका लेफ्ट रेट से एकदम सही है। दूसरा ऑप्शन देखो, कह रहा है कि विंटर नाइट्स विद क्लाउडी स्काई आर जो है कंड्यूसिव द फॉर द टेम्परेचर इन्वर्जन। ये बात क्या आपको क्या लग रही है, सही है या गलत? ये बात आपको गलत लगनी चाहिए। क्यों? क्योंकि विंटर राइट, तो क्लाउडी जो आपका स्काई होता है ना, वो कंड्यूसिव नहीं करता है, वो क्या कर लेता है ना, चीजों को अब्सॉर्ब कर लेता है। यही पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाता है, तो इसलिए आप इसको काट दोगे। अब आप देखिए 1/3 बचा, और 1/3 यानी इसी में है आपका, यही राइट आंसर हो जाए, क्योंकि दो वाले जितने हैं उनको आप काट दो, ये वाला काट दो, ये वाला काट दो,
है ना, ये वाला काट दो तो यही बचता है आपके पास सी। देखो यार इन क्वेश्चनों को ना ऑप्शन के थ्रू डील कर लो, सारे चीजें तुमको नहीं पता होंगी लेकिन तुम्हें ये तो पता है कि एक अगर आपने काट लिया तो सारे क्वेश्चंस आप करके ले जाओगे भाई, ये बात आपको याद रखनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 118 को देख लो, बढ़िया क्वेश्चन है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। और इसने पूछा है कंसीडर द फॉलोइंग जो है आपको स्टेटमेंट रिगार्डिंग द जो है एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन। तो एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन के बारे में क्वेश्चन गया है और कह रहा है दे यूजुअली डेवलप इन द मिड ऑफ द हाइट ऑफ लैटिट्यूड। तो मिड हाइट ऑफ द लैटिट्यूड इज द राइट आंसर। मिड हाइट क्या होती है जरा आप बताओ मुझे। जैसे 35 डिग्री से 35 डिग्री से कितना आपका 65 के बीच का जितना भी आपका रीजन होता है इसको अपन मिड लैटिट्यूड कहते हैं। और यहीं पर ये आपके जो एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन है ना वो डेवलप करते हैं। और ये लैटिट्यूड अगर आप देखो ये मान लो अर्थ है तो ये आप 0 डिग्री ले लो, 0 डिग्री से यहाँ पे मान लो तुम्हारा कहीं 45 डिग्री पड़ रहा होगा या 35 डिग्री पड़ रहा होगा, और 35 डिग्री से 65 के बीच का जो रीजन है ना ये वाला, ये आपका जो है आपका इसी में आ जाएगा। और इसी की बात कर रहा है चाहे वो नॉर्थ हो चाहे वो आपका साउथ हो, यहाँ की बात कर रहा है। तो पहली बात तो सही होगी। दूसरी बात कह रहा है कि दे अफेक्ट मच लार्जर जो है एरिया एज अ कंपेयर टू यू नो ट्रॉपिकल साइक्लोन, ये बात भी एकदम सही है। लेकिन जो थर्ड वाला दे रहा है ना दे मूव टू द ईस्ट टू वेस्ट, नहीं, ट्रॉपिकल साइक्लोन जो होते हैं एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन वो वेस्ट टू ईस्ट होते हैं ना कि ईस्ट टू वेस्ट। यही बात समझनी थी, यही गलत था ऑप्शन। तो थर्ड वाला जहां जहां है उसको काट दो ऐसे, थर्ड वाला जहां जहां काट दी तो बचा क्या तुम्हारा, केवल ए बचा, बस खत्म। यार एक अगर आप ऑप्शन बना ले रहे हो तुम तो सारे क्वेश्चन बन जा रहे हैं आप इस तरीके से, रटना नहीं है भाई। देखो क्वेश्चन को वहां पे अपने लॉजिक से अपने नॉलेज से गेन करना, और ये क्वेश्चन वही लोग कर पाएंगे जिन्होंने एनसीईआरटी 11th क्लास को फिजिकल ज्योग्राफी को अच्छे से पढ़ा है, एनालाइज किया है, दे कैन सॉल्व द क्वेश्चन पेपर। और बाकी ये जो मैराथन देखते हैं आंखें फूक फोड़ते हैं इनका कुछ नहीं होना, ये बात याद रखिएगा। परंपरागत पढ़ाई करो। आज भी मैं कहता हूँ एनडीए कभी नहीं कहता कि तुम जाओ जाकर के कोचिंग करो, लाखों लाखों रुपए आप कोचिंग इंस्टीट्यूट में दो। वो हमेशा कहता है कि आप अगर जेन्युइन तरीके से पढ़ाई किए हैं तो आप क्वेश्चन पेपर करके ले जाएंगे, क्योंकि हम ऐसा पेपर बनाते ही नहीं है जो पेपर आपका 12 से अबव हो। उसका आप देखिएगा वो चीजें आपको सेम होंगी, क्योंकि वो कोचिंग इंडस्ट्री को नहीं डेवलप करना चाहता है। अब आप देखो विच वन ऑफ द फॉलोइंग जो है रिसीव्स एन एवरेज एनुअल जो रेनफॉल बिलो द 50 सेंटीमीटर इन इंडिया इंडिकेटिंग द हाईएस्ट एडुकेसी। तो ये मध्य प्रदेश नहीं है याद रखिएगा, ना ही हरियाणा है और ना ही झारखंड है, लद्दाख इज द राइट आंसर। कोल्ड डेजर्ट वगैरह लद्दाख में ही मिलते हैं तो इतना ठंडी वाली जितनी बातें हो जाएंगी, बिलो 50 सेंटीमीटर की अगर बात आएगी रेनफॉल की तो एनुअल जो आपका है वो आपका ड्राई, चूंकि आपका सूखा एकदम आप देखेंगे ना ये मॉइस्चरलेस आपका लद्दाख रीजन होगा और कोल्ड डेजर्ट भी यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो सी इज द राइट आंसर है। एज पर द लैंड यूज ऑफ द कैटेगराइज in the land revenue records of the India, a cultivable है ना land which is the left uncultivated for from for more than the year less than the 5 year is called। यार देखो 1 साल से ज्यादा और 5 साल से कम बीच में अगर किसी लैंड पे खेती नहीं की गई है, यानी 1 साल से ऊपर और 5 साल से नीचे, यानी इस बीच में अगर कोई खेत में खेती नहीं करी गई है तो ऐसे खेत को हम कहते हैं फॉलो अदर देन द करेंट फॉलो। ये बात याद रखिएगा। ये थोड़ा सा क्वेश्चन आपका ट्रिकी था, तो यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी। आई होप ये सारे पॉइंट्स एंड फिगर आपको समझ में आ रहे होंगे। अब अपन आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 121 को डील करेंगे। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 121 को डील करेंगे, इसको आप देख लीजिएगा। तो इसको आप देख लीजिएगा कि इस क्वेश्चन में क्या है और कैसे इसको सॉल्व करना है। यार देखो रॉक से ना काफी क्वेश्चन इस बार डाल दिए उसने, है ना, तो ये बात आपको समझनी है। कंसीडर द फॉलोइंग, अब आपको यहाँ पे कंसीडर करना है टाइप्स ऑफ केमिकल जो है वेदरिंग है, केमिकल वेदरिंग की बात करी गई और इधर आपको उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करी गई है। ठीक है, तो केमिकल वेदरिंग और इधर कैरेक्टरिस्टिक्स, सोल्यूशन है, कार्बोनेशन है, हाइड्रेशन है, ऑक्सीडेशन है। बढ़िया क्वेश्चन है भाई, याद रखिएगा। इसमें ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर, डी। देखो सॉल्यूशन में क्या होता है, रिजल्टेंट्स ऑफ द लीचिंग ऑफ मिनरल्स होते हैं, एकदम बात सही है। और जो कार्बोनेशन है हेल्प द ब्रेकिंग डाउन द फेल्ड्स्पार, एकदम बात सही है। और जो आपका
हाइड्रेशन है, हाइड्रेशन आप जानते हो कॉजेज एन इंक्रीज ऑफ द वैल्यू ऑफ रॉक्स, और ऑक्सीडेशन जो होता है वो चेंजेस इन कलर ऑफ द रॉक्स। ये चारों आपके पॉइंट्स एकदम सही हैं, और आपको इसमें अच्छे से थ्योरी पढ़ने की जरूरत है, और आपको जा करके एनसीईआरटी 11th क्लास की पढ़ने की जरूरत है। भैया अगर एग्जाम निकालना है अभी भी जग जाओ, तुम्हारी बुद्धि विवेक अगर जगना है तो जग जाए, तो बहुत अच्छी बात है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर हमारा है 122। 122 क्वार्टजाइट पूछ रखा था, है ना। ये मेटामॉर्फिक रॉक्स है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन अभी किस, सैंड स्टोन, एकदम सही लगाया बच्चे ने, सैंड स्टोन इज द राइट। क्वार्टजाइट जो है मेटामॉर्फिक रॉक्स है, जब सैंड स्टोन का जब हाईली टेम्परेचर पे और हाईली प्रेशर पे जब इसका जो ये जब कन्वर्ट होती है मेटामॉर्फिक रॉक्स में, तो सैंड स्टोन से ये कन्वर्ट होकर के क्वार्टजाइट को फॉर्म करती है। ये बात आपको याद रखनी थी, ये बात आपको याद रखनी थी। अब देखो यहाँ पर ये फिर अर्थक्वेक से क्वेश्चन आ गया, तो यहाँ पे आप देख रहे हो इन द सिस्मोग्राफी पी वेव्स आर रिकॉर्डेड अर्लियर देन एस वेव्स, एकदम बात सही है भाई। फिर कह रहा है कि इन पी वेव्स द इंडिविजुअल पार्टिकल्स वाइब्रेट्स एंड फ्रो इन द डायरेक्शन ऑफ द वेव्स प्रोपेगेशन, वेयर एज द एस, तो यार एकदम बात सही है, प्रोपेगेशन में एस का जो वैल्यूज होता है वो ज्यादा होता है, तो दोनों राइट आंसर है, इसमें कुछ करना ही नहीं है, बोथ आर द राइट आंसर, ठीक है। तो ये अगर आप थ्योरी सही से पढ़ लोगे हमारी, वो भी आपको क्वेश्चन बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 124 की बात करें तो कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, है ना, और रिगार्डिंग द हाइपो सेंटर। अब देखो ये क्वेश्चन आपका अर्थक्वेक से आ गया, और हाइपो सेंटर की जब बात करते हैं तो दोनों सही होते हैं, क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पे लिखा हुआ है इट इज द पॉइंट वेयर द एनर्जी रिलीज एंड कॉल्ड द फोकस ऑफ द अर्थक्वेक, एकदम बिल्कुल सही बात है। इट इज द पॉइंट वेयर, है ना, ये हाइपो सेंटर की बातें सारी हो रही है ना, उसकी कैरेक्टरिस्टिक बताई जा रही है। तो अर्थक्वेक स्टार्ट्स मे बी मैनी किलोमीटर्स डीप विद इन द अर्थ, तो इज द राइट आंसर, यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी इज द राइट आंसर। अब देखो यहाँ पे कंसीडर द फॉलोइंग क्रिटिकल मिनरल्स, आपको इनमें से क्रिटिकल मिनरल्स को फॉलोइंग करना है, इनको ऑब्जर्व करना है। अगर हम बात करें जो नियोडियम है, और जो आपका टेलुरियम है, और एक आपका डिस डिस्प्रोसियम है, और एक गैलियम है, तो 1 और 3 की अगर हम बात करें, यहाँ पे 1 और 3 ये जो मिनरल्स हैं आर नॉट यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ द फोटोवोल्टाइक सेल, तो फोटोवोल्टाइक सेल इन सोलर जो सोलर पैनल्स हैं उनमें इनका यूज नहीं किया जाता है 1 और 3 का, ये 1 और 3 इनका यूज जो है क्या किया जाता है, यूज किया जाता है, आप ये समझ लो ये यूज किया जाता है, बाकी टेलिनियम और डेक्सोनियम इनका यूज नहीं किया जाता है। तो 1 और 4 आर राइट, 1 और 3 आर राइट, गैलियम का यूज नहीं करेंगे। तो यहाँ तक आप बात समझ में गए, ये आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। थोड़ा टफ क्वेश्चन है साइंस का। अब देखिए यहाँ पे तो आपको एकदम सिंपल सा आपको याद करना था कि सांता आना चलती है, मैंने बताया था विंड, और जो बेसिकली अमेरिका है ना, अमेरिका का जो ये वाला रीजन था, ये वाला यहाँ यहाँ पे पड़ता है लॉस एंजलस, और लॉस एंजलस में लगी थी आग इस साल खूब, ये करंट अफेयर का टॉपिक है, देखो स्टैटिक से जोड़ दिया, ज्योग्राफी के स्टैटिक से जोड़ दिया। लॉस एंजलस जो हॉलीवुड नगरी कहलाता है, वहां पे लग गई थी आग, और आपने देखा था बहुत सारे एक्टर एक्ट्रेसेस का घर वगैरह जल गया था। तो संता आना जो विंड्स है ना, इसकी वजह से ऐसा हुआ था, और ये काफी न्यूज में था, इसलिए आपको मैंने बताया भी था। तो यहाँ पर आपको राइट आंसर सी हो जाएगा। अब अगर आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन को यहाँ पर विजुलाइज करेंगे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पासेज इन अरुणाचल प्रदेश, ये हमारा अभी परसों वाले हमने क्लास में डाला अपनी, और यही क्वेश्चन आपका आ गया। तो आप जानते हो जो मुलिंगला है ना, ये आपका यूके में पड़ता है, और मैंने उसकी, है ना, उत्तराखंड में क्लास ली थी। ये सारे जो दर्रे हैं, पासेस हैं उत्तराखंड के, जैसे मैं से माना, तो पहला तो माना पास यहीं पे है, मानाला, ना ना मतलब नीति, पास इज देयर, एंड उसकी को छोड़ दो, यू के मतलब उत्तराखंड में है, माना नीति में, ली का मतलब यहाँ पर है लिपुलेख, थी का मतलब थागा, और
मैं यहाँ पे मैं का मतलब है मुलिंगला, मुलिंगला। तो ये देख रहे हैं ना आप, ला ला मतलब पहाड़ी भाषा का शब्द है जिसका मतलब होता है दर्रा, पास। दो पर्वतों के बीच में जो सकरी जो नैरो रोड होती है उसी को अपन पास बोल देते हैं। तो मुलिंगला इज द राइट आंसर हियर। बाकी जो आप देख रहे हैं कुमजोंग पास और ये यांगयाप और बोमडिला, ये सब आपको अरुणाचल प्रदेश में मिलते हैं। बढ़िया क्वेश्चन था, मैंने पढ़ाया हुआ है। अगर आप इससे क्वेश्चन गलत करके आते हैं तो फिर बेकार है आपका पढ़ना लिखना, क्योंकि मैंने बहुत अच्छे से इसको पढ़ाया है। और आप कह नहीं सकते कि इस क्वेश्चन को हमने नहीं पढ़ाया, मैंने पढ़ाया वो क्वेश्चन। अपन आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे कह रहा है माउंट इबू, माउंट इबू जो कि इंडोनेशिया में आपका है, अभी रिसेंट में फटा था इसलिए ये न्यूज में था। ये कंपोजिट वोल्केनो है, याद रखिएगा कंपोजिट वोल्केनो के अंतर्गत आता है। और 129, मैंने कहा था कि ये जो जितने भी वोल्केनो वगैरह इरप्शन हो रहे हैं इन सबसे क्वेश्चन बनेगा, और देखो बना। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन ना, ये जो क्वेश्चन है बढ़िया क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स आर टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स हैविंग लो डेंसिटीज। लो डेंसिटी नहीं होती भाई, यही गलत है, हाई डेंसिटी होती है भाई। लो डेंसिटी की बात नहीं करते हैं यहाँ पे। फिर क्या कह रहा है, दे लाई बिटवीन द सन एंड द बेल्ट ऑफ एस्ट्रॉइड्स, ये बात एकदम सही है। फिर कह रहा है दे लोअर ग्रेविटी, देयर लोअर ग्रेविटी कैन होल्ड यू नो होल्ड द स्केपिंग गैसेस, ये बात भी गलत है। स्केप ये जो है स्केपिंग गैसेस को नहीं रखते, तो इसमें राइट आंसर ओनली टू इज द राइट आंसर। तो ओनली टू इज द राइट आंसर, ये डी इज द राइट आंसर है, डी इज द राइट आंसर है, बाकी आपके सब गलत हैं। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 130। कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स। एक तरफ एटमॉस्फेरिक लेयर्स हैं, एक तरफ उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, आपको मिलाना है, आपको देखना है। ट्रोपोस्फेयर अब्सॉर्ब द अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, एकदम गलत बात है। आपको पता है अल्ट्रावायलेट रेज को जो एब्जॉर्ब करता है वो होता है स्ट्रेटोस्फेयर। तो याद रखिएगा स्ट्रेटोस्फेयर, जिसमें आपको O3 लेयर मिलती है, और यही क्या करती है, आपको आने वाली जो अल्ट्रावायलेट रेज है उनको रोकती है, तो या एब्जॉर्ब करती है। तो ये तो बात गलत हो गई। फिर कह रहा है कि स्ट्रेटोस्फेयर चेंज इन द वेदर एंड क्लाइमेट। तो यार ये स्ट्रेटोस्फेयर जो होता है ना, ये चेंज नहीं करता है। ट्रोपोस्फेयर में हमने आपको बताया था, ट्रोपोस्फेयर जो होता है अभी रिसेंट में यार हमने पढ़ाया, ट्रोपोस्फेयर में ऑल वेदर फिनोमिना होते हैं, ऑल वेदर फिनोमिना, थंडरिंग ऑफ लाइट एंड फोटोसिंथेसिस एंड रेन, ये सब आपको ट्रोपोस्फेयर में देखने को मिलते हैं। तो ये भी गलत हो गया। अब देखो कह रहा है मेसोस्फेयर, मेसोस्फेयर में कह रहा है कि रिफ्लेक्ट द रेडियो वेव्स, है ना, ये यहाँ पे नहीं होता बेटा, ये आयनोस्फेयर में होता है। आयनोस्फेयर में क्या होता है, रेडियो वेव्स होती हैं जिनसे चीजें रिफ्लेक्ट करती हैं अर्थ पर, अपना सिग्नल वगैरह देती हैं, तो ये आयनोस्फेयर में होता है। तो यार ये तो सब गलत हो गए। नन इज द राइट आंसर, ए इज द राइट आंसर, नन नन ऑफ द अबव, कोई ऑप्शन सही नहीं है। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 131। भैया ये आ गई आपकी हिस्ट्री, यहाँ से हिस्ट्री चालू है। और आप जानते हो हिस्ट्री मैंने काफी साल तक इसको पढ़ाया है, और मेरा अपना पोर्शन है। तो यहाँ पर तो हम बहुत अच्छे से चीजों को और अच्छे से यहाँ पे डिफाइन करने वाले हैं। और हिस्ट्री यार तुमको बताऊं, बहुत सिंपल हिस्ट्री आई थी इस बार। इस बार की हिस्ट्री रियल में बहुत सिंपल थी, पिछली बार की तुलना में। जो 2025 का सेकेंड फेज का पेपर हुआ था बहुत टफ था। और मैं आपको बता दूं, जो लोग साइंस के भरोसे एग्जाम दिए हैं उनकी तो नैया डूब गई होगी, क्योंकि साइंस इस बार आया था कैलकुलेटिव, वहां आपको लगाना पड़ता दिमाग। तो इसलिए क्या किया उसने, जीएटी पोर्शन को सिंपल डाल दिया और साइंस को अप कर दिया। तो ये बात आपको समझनी पड़ेगी। तो जो लोग ये ज्ञान ठेलते हैं कि भैया आपने साइंस तैयार कर लो, जीएटी में एक पोर्शन अच्छे से तैयार कर लो, बाकी तैयार करने की जरूरत नहीं, वो गधे हैं साले एक नंबर के, उनसे बच के रहना। हर चीज आपकी एक एवरेज में होनी चाहिए, तभी आप क्वेश्चन पेपर निकाल ले जाओगे, याद रखिएगा। पहला देखो यहाँ पे लिखा है जो है दया भागा, दया भागा एकदम सही राइट आंसर है ये आपका। दया भागा जो है जिमूत वाहना के द्वारा इसको लिखा गया था, और ये बेसिकली जो है हिंदू लॉज ट्रीटीज को रिटर्न किया गया है इसमें। तो हिंदू लॉज को यहाँ पर बताया गया है, किसको बताया गया क्लास, हिंदू लॉज वगैरह को यहाँ पे डिफाइन किया गया है, किसमें, जो है आपका दया भागा। और इसको लिखा किसने है, जिमूत
वाहना ने लिखा है। पृथ्वीराज रासो एक एपिक है, एक पोएम है। ये क्या है? एक पोएम है, एपिक है, और जिसमें पृथ्वीराज चौहान थर्ड का जो है आपकी गाथा है, और इसको लिखा है उन्हीं के दरबारी थे चंद्रबरदाई ने। ये बात भी एकदम सही है। फिर लीलावती है, भास्कराचार्य सेकंड ने इसको लिखा है। किसने लिखा है? भास्कराचार्य सेकंड ने लिखा है। लीलावती आपको पता है 12th सेंचुरी में लिखी गई एक बुक है, और इसमें मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स मतलब समझ रहे हो, ज्योमेट्री है ना, अर्थमेटिक है, अलजेब्रा है, ट्रिग्नोमेट्री है, इन सब को डिफाइन किया गया है लीलावती में। भास्कराचार्य सेकंड की ये बुक है। फिर है तुम्हारा मिताक्षरा। मिताक्षरा विजनेश्वरा ने लिखी है, नो डाउट विजनेश्वरा ने लिखी है, और काफी प्रोमिनेंट है, और इसमें मिताक्षरा में हिंदू लीगल ट्रीटीज को जो है बताया गया, और ये भी 12th सेंचुरी में लिखी गई है। ठीक है, मिताक्षरा विज्ञानेश्वरा के द्वारा। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दी फोर, यानी चारों ऑप्शन सही हैं। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। बुक से एक क्वेश्चन कंफर्म आता है, देखो आ गया। अगला क्वेश्चन था 12 नंबर, बहुत सिंपल, 32 नंबर, 132 नंबर, बहुत सिंपल पेपर। क्यों? क्योंकि यार ये मेरा पढ़ाया हुआ क्वेश्चन पेपर है, कोई कह नहीं सकता पीडी बीडी। अब देखो जिस बच्चे ने भी किया है ना भाई, जिस बच्चे ने भी किया है ना, वो जो है मेरा पढ़ाया हुआ बच्चा है, जिस बच्चे ने इस पेपर को सॉल्व किया है। ठीक है, तो एक बच्ची है जिसने मुझे पेपर भेजा, कहा कि सर आपका पढ़ाया हुआ बहुत काम आया, और सच में सर यू आर डिजर्व बेटर। तो मैंने कहा ठीक है बेटा, कोई बात नहीं, अपन देखते हैं। तो देखो यार, ये मैंने पढ़ाया हुआ क्वेश्चन कैसे क्यों कह रहा हूँ मैं आपको, मैंने बताया था कि 1498 में जो है आपका आया था वास्को दी गामा भारत। ठीक है, 1498 में सबसे पहले पुर्तगाली आ रहे हैं। उसके बाद आप देख रहे हो डच ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, ये भी आपको पता है। लेकिन इससे पहले भी एक बंदा था मैगलेन, जिसने वर्ल्ड को क्या किया था, ग्लोब के थ्रू, पूरे वर्ल्ड को उसने वाटर रूट के थ्रू क्या किया था, मैगलेन ने चक्कर लगाया था। तो ये किया था उसने, लिख लीजिएगा 1519 में, 1519 में ऐसा कर दिया था उस बंदे ने। तो पहला तो तुम्हारा हो गया वास्को डी गामा। 4 नंबर कहाँ कहाँ है? इसमें है। बाकी को आप हटा दो, बाकी को आप हटा दो। ठीक, अब देखो 4 नंबर इसमें है, इसमें है। अब आप आगे बढ़ो थोड़ा सा, अब आप आगे बढ़ोगे तो यहाँ पर देखोगे 4 के बाद क्या आना चाहिए? दूसरा आना चाहिए, मैगलेन वाला। क्योंकि आप जानते हो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? 1600 में हुई थी, और जो आपका डच ईस्ट इंडिया कंपनी है वो 1602 में हुई थी। तो आप देख पा रहे हो 1 और 2 यही वाला है, तो सी वाला लगा दो। और इसके बाद फर्स्ट आएगा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 में, और 1602 में डच ईस्ट इंडिया कंपनी आ जाएगी। तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा, बी हो जाएगा। याद रखिएगा, मैंने एकदम विधिवत तरीके से चीजें आपको समझाई थी। आई होप आप चीजों को कर। ये यार क्वेश्चन ना बिल्कुल सीधा सीधा एनसीईआरटी क्लास 7th की एनसीईआरटी उठाओ, नहीं 8th की, क्लास 8th की एनसीईआरटी उठाओ और इसका आंसर लो सीधे सीधे। भैया फ्लाइंग शटल जो खोज करी थी, फ्लाइंग शटल की खोज जो करी है, नोट कर लीजिएगा 1733 में, 1733 में, दैट इज इन्वेंटेड बाय द, याद करिएगा, इनको सर्च करने वाला है कौन, लिख लो इसको। 1733 में इसको जो सर्च करी है वो करी है जॉन के ने, जॉन के ने। ये एकदम सही मैच है। बट जो वाटर फ्रेम है ना, वाटर फ्रेम की सर्च जो करी थी, ये करी थी 1764 में, लिख लो 1764 में। और इसकी जो सर्च करी है ना, ये किसने करी है? ये याद रखिएगा, ये करी है आपकी 1764 में रिचर्ड आर्काइव्स ने। तो इसका राइट आंसर ये वाला होना चाहिए था, ये गलत मिला दिया है। और इसका राइट आंसर ये होना चाहिए था हरगिव्स, है ना, जेम्स हरगिव्स ने स्पेनिंग जेनी की स्थापना करी थी। आपको पता होगा कि जेम्स हरगिव्स ने 1764 में ही क्या किया था, टेक्सटाइल इंडस्ट्री के जो वर्कर्स हैं, इससे क्या कर पाएंगे, दैट मल्टीपल टाइम वो थ्रेड्स वगैरह को वन टाइम में बहुत सारा थ्रेड निकाल सकते थे। तो एक आमूल चूल परिवर्तन था स्पिनिंग जेनी के बनने से। और आप जानते हैं एक्सीलरेट कर रहे थे कॉटन इंडस्ट्री को, ये काफी बड़ा एक जो है आपका अचीवमेंट था। तो ये दोनों, अब आप देखो इस पर समझो, इसमें आपको ये समझना था कि जो नीचे वाला है, पहला वाला तो सही मैच है, और पहला ही, अब एक बात याद रखिएगा, इसमें पहला ही जो है वो आंसर है, पहला ही आंसर है, यानी पहला ओनली वन इज राइट आंसर, बाकी सब गलत हैं। क्योंकि ये वाला मिलना था इसमें और ये वाला मिलना था इसमें, और दोनों उल्टा मिला दिए गए हैं। ये बात याद रखिएगा। और ये आप देखिएगा जाकर के, ये सब आपको एनसीईआरटी में क्वेश्चन मिलेंगे, देखिए सीधे सीधे क्वेश्चन एनसीईआरटी। तो मैंने कहा था हिस्ट्री ज्योग्राफी को वो एनसीईआरटी से उठाता है। आप जाइए एनसीईआरटी पढ़ लीजिए,
कोई कोचिंग कोई इंस्टीट्यूट ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है। लेकिन तुम लोग समझते कहाँ हो, तुम लोग तो मास्टर साहब के यहाँ पैसा नहीं दोगे, तेल के पैसा दे दोगे, लाखों रुपए वहां पे दे आओगे। एक एनसीईआरटी खरीद करके चुपचाप अगर पढ़ लो तो तुम्हारा कल्याण हो जाए। और जो बच्चे निकालते हैं देख लेना, वो एनसीईआरटी को अच्छे से मगअप किए होते हैं। ये यार मेरा पढ़ाया हुआ क्वेश्चन है, कोई कह नहीं सकता कि ये मैंने पढ़ाया नहीं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन द रिस्पेक्ट ऑफ द रॉलेट एक्ट 1919। और आपको पता होना चाहिए कि गांधी जो है उन्होंने नेशनल वाइड इस सत्याग्रह मूवमेंट को लॉन्च किया था। किस एक्ट के खिलाफ? जो रॉलेट एक्ट के खिलाफ ही तो सत्याग्रह आंदोलन लेकर के आए थे गांधी। तो ये रॉलेट एक्ट क्या कर रहा था? आपकी स्वतंत्रताओं को सीमित कर रहा था। नो वकील, नो अपील, नो दलील। तो इसलिए ये तो बात एकदम सही हो गई। फिर कह रहा था एक्ट हैज बीन hurriedly passed through the imperial legislative council despite of the अपोजिशन ऑफ द इंडियन मेंबर्स। ये बात भी एकदम सही है, इंपीरियल लेजिस्लेटिव में पास किया गया था सर सरोजिनी रॉलेट की अध्यक्षता में। ये बात भी सही है। फिर देखो आगे कह रहा है कि द एक्ट गेव द गवर्नमेंट enormous powers to the suppress the political activities। एकदम सही बात है, जिसको पाओ जेल में डाल दो, बिना किसी वकील के, बिना किसी अपील के, बिना किसी दलील के। ये देखो एकदम सही आंसर लगाया बच्चे ने, 1 2 3 तीनों इज द राइट आंसर, थ्री आर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन इन ब्रिटेन। यार ब्रिटेन में इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन सबसे पहले क्यों हुई? कच्चे माल की जरूरत थी, लैंड इनके पास कम थी, मैंने बताया था सबसे पहले यहाँ पे जो है आपकी मशीनों का क्रिएशन हुआ। और जब मशीनें बनेगी तो इनको चाहिए होगा रॉ मटेरियल खोजने कहाँ आएंगे? इंडिया की तरफ। तो देखो, और यहाँ पे ही ढेर सारी नदियां थी, या नॉर्थ ओशन में बसा ही है, तो इनको लाने ले जाने में, कोयला वगैरह लाने ले जाने में कोई दिक्कत नहीं होती थी। तो एक प्रकार से अगर देखें तो देयर was availability of the bank with could loan। और यहाँ पर ऐसी ऐसी बैंक्स गवर्नमेंट ने सेटअप करी थी ताकि उनको जो है क्या मिल सके, उन लोगों को ज्यादा जो ट्रेडर्स हैं उनको लोन मिल सके। तो ये बात एकदम सही थी, याद रखिएगा। आगे देखो यहाँ पे बैंकें बहुत सारी बनी थी सबसे पहले इंग्लैंड में, और इसीलिए इंग्लैंड को बनियों का देश कहते हैं। ये बात हमने आपको बताई थी। देयर वॉज अ गुड ट्रांसपोर्ट नेटवर्क। अच्छा, ये बात भी एकदम सही है, तो दोनों सही होंगे, ये गलत है, दोनों सही होंगे। 1 and 2 बोथ आर द राइट आंसर। तो यहाँ तक हमने कर लिया 135 क्वेश्चन। अब हम आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 136। क्वेश्चन नंबर 136 क्या कह रहा है, देखो जरा। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द रशियन रिवोल्यूशन। मैंने कहा था कि एक या दो क्वेश्चन सीधे सीधे आपके वर्ल्ड हिस्ट्री से आते हैं, और देखो वर्ल्ड हिस्ट्री से क्वेश्चन आ गया इस बार। कभी कभी 4 4 क्वेश्चन पूछ लेता है भाई। तो आपको समझना है कि आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी को अच्छे से तैयार करना है या नहीं करना है। तो तैयार करना है, ये बात याद रखिएगा यार। ये जो द इंसिडेंट नोन एज, अब देखिए रशियन रिवोल्यूशन में एक इंसिडेंट हुआ था ब्लडी संडे का। मैंने बताया था संडे के दिन किस तरीके से ब्लड यानी कितना मारधार हुई थी। तो ये एक प्रकार से ब्लडी संडे के रूप में 1905 का इवोल्यूशन माना जाता है, 1905 में जब आपका बवाल हुआ था। आगे देखो कह रहा है कि लॉयर्स, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स एंड द मिडिल क्लास वर्कर्स एस्टैब्लिश द यूनियन ऑफ यूनियंस, डिमांडेड द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। एकदम दोनों बातें सही हैं, एकदम दोनों बातें सही हैं। इन लोगों ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की बात करी थी, जो मिडिल वर्ग था रशिया में वो आकर के कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिमांड करता है। ये यार मेरा पढ़ाया हुआ क्वेश्चन था, अगर ये भी ना कर पाओ तो बेकार है। लॉर्ड डलहौजी ने भारत में सबसे पहले, आपको पता है 1853 में जो है मुंबई टू ठाणे आपकी क्या बिठाई थी, आपकी जो है ट्रेन चलाई थी। और आप जानते हो जो डलहौजी का टाइम पीरियड था वो था आपका 18, नोट कर लीजिएगा इसका टाइम पीरियड, नोट कर लीजिएगा 18 जो है आपका 48 से स्टार्ट होता है इसका टाइम पीरियड। और इसका टाइम पीरियड कब तक चलता है, लिख लीजिएगा 1848 से 1856 के बीच में ये अपना रूल करता है। और डलहौजी को हम लोग भारत में क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं डलहौजी को आल्सो नोन एज जेम्स एंड्रू ब्राउन रैमसे, इसका पूरा नाम होता है। लेकिन ये मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया कहलाता है। मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया इसलिए कहलाता है क्योंकि इसने ही आप देखेंगे 1853 में 1853 में तो रेल चलाई, नो डाउट। फिर इसने जो है रेल के अलावा इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ की स्टार्टिंग करी थी, टेलीग्राफ की इंडिया में। याद रखिएगा इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ की स्थापना इसने कब करी है, 1852 में करी है, ये बात याद रखिएगा। और पोस्टल रिफॉर्म ये लाया था, पोस्टल रिफॉर्म। तो पोस्टल रिफॉर्म ये कब लाया है क्लास, याद रखिएगा पोस्टल रिफॉर्म कब लाया है,
1854 में, ये बात आपको याद रखनी है। और जो है पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट पीडब्ल्यूडी, यानी पीडब्ल्यूडी ये लोक निर्माण विभाग को भी ये स्टैब्लिश करता है भारत में। तो आप देख रहे हैं कितने बड़े बड़े काम कर रहा है, और इसलिए आप देखेंगे इसको। और इसने क्या था, चार्ल्स वुड डिस्पैच जो शिक्षा के क्षेत्र में मैग्ना कार्टा है उसको भी लेके आया था। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स इसने चलाया था। ढेर सारी जो प्रिंसली स्टेट से उनको एक्वायर किया था, लाइक सजयस बहुझाना हमने आपको बताया था। सा स्टैंड फॉर सतारा, 1948 1848 में सबसे पहले सतारा को इसने कैप्चराइज किया था। जैतपुर को सजयस, संभल है ना, बघाट और बहुझाना, मतलब उदयपुर और झाना मतलब झांसी और नागपुर को इसने जो है कैप्चराइज किया था। तो लॉर्ड डलहौजी से ये क्वेश्चन आपको मिल गया। ये क्वेश्चन कोई बच्चा गलत नहीं करेगा जो भी अच्छे से तैयारी किया हुआ है। तो इसको तो पक्का आपको डील करके आना था, है ना। फिर अगला आगे बढ़ जाते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम यहाँ पे। हालांकि अगला क्वेश्चन कह रहा है कि द लार्ज सप्लाई वाटर ऑफ द ग्रेट बाथ। मोहनजोदाड़ो में जो ग्रेट बाथ था, बहुत बड़ा एक महान स्नानागार, हमने कहा था इस तरीके से मिला है। और ये स्नानागार इस तरीके से था, इस तरीके से, और इधर से इस तरीके से। तो ये जो महान स्नानागार ग्रेट बाथ मिला है, यहाँ पे वाटर आपको देखने को मिलता था। और ये वाटर आता कहाँ से था? ये, यस सर, थोड़ा अभी अभी थोड़ा पढ़ा रहे हैं अभी यार। क्या क्या बोला? पढ़ा है। अरे ठीक है, ये जरा बिल्ली में बता दे। हाँ कोई दिक्कत नहीं, हम बता दें, एक मिनट बता दो। ये है